हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुकेशन नेट एस्पिरेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेदांतिक फिलॉसफी। वेदांतिक फिलॉसफी वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलॉसफी में से एक है। यह इंडियन फिलॉसफी की पार्ट है और यह यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर की फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट पॉइंट है। तो वेदांतिक फिलॉसफी पढ़ने से पहले हमें फिलॉसफी की बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास फिलॉसफी की नॉलेज नहीं हो या आप न्यू हो, जिसे आप पहली बार फिलॉसफी पढ़ रहे हो, तो आप प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिएगा। वहाँ पे आपको फिलॉसफी से रिलेटेड बेसिक नॉलेज पता चल जाएगी। इंडियन प्लस वेस्टर्न फिलॉसफी दोनों के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, तो उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप प्लीज़ जाके उसे एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप वेदांतिक फिलॉसफी पढ़िएगा तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो चलिए समझते हैं हम वेदांतिक फिलॉसफी किसे कहते हैं, क्या है, इसके पॉइंट्स। ठीक है, तो वेदांत जो है शब्द वेदांत, आप इस शब्द से ही पता कर सकते हैं। यहाँ पे है वेद प्लस अंत। ठीक है, तो वेद का जो एंड पार्ट है उसी को हम वेदांतिक फिलॉसफी के रूप में समझते हैं। ठीक है, तो वेद जो है वो कितने तरह का है? वेद जो है वो 4 तरह के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ वेद: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये हम सभी को पता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 तरह के वेद होते हैं। और इस वेदांतिक फिलॉसफी को समझने के लिए हमें ये वेद का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वेद का नॉलेज जो है वो होना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड वेदांतिक फिलॉसफी। ठीक है, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में जितने भी हमारे जो नॉलेज है ना, सोर्स ऑफ नॉलेज, सभी कहाँ से आते हैं? तो वो वेदा से आते हैं। ठीक है, वेदा जो है वो एंशंट लिटरेचर या फिर आप टेक्स्ट कह सकते हैं, जिसे हम सोर्स ऑफ नॉलेज के रूप में जानते हैं, स्पेशली हिंदू धर्म की बात करूँ तो। ठीक है, तो अब हम समझेंगे वेदांतिक फिलोसफी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वेदांतिक फिलोसफी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इन 3 पार्टों को हम अब समझेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अभी हमने पढ़ा कि 4 तरह के वेद होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद किस चीज़ के साथ डील करती है? तो ऋग्वेद जो है वो पोएम के साथ डील करती है, पोइट्री। उसके बाद मंत्र हो गया, प्रेयर हो गया। ठीक है, प्रेयर्स हो गए, तो इनके साथ डील करती है ऋग्वेद। और सामवेद जो, अगर मैं सामवेद की बात करूं तो ये जो पोएम है ना, इसे हम किस तरह से सिंगिंग करते हैं, यानी कि हम जब गॉड की प्रेयर करते हैं तो हम किस तरह से प्रेयर करते हैं, द फॉर्म ऑफ सिंगिंग, गाने के रूप में, तो वो है सामवेद। सामवेद उसके साथ डील करती है। यजुर्वेद की बात करूँ तो यहाँ पे है रिचुअल्स। ठीक है, यजुर्वेद जो है वो रिचुअल्स के साथ डील करती है। जब हम पूजा वगैरह करने के वक्त जो रिचुअल्स जो हमें फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि मंत्र का चैंटिंग हो गया, जो हमें डायरेक्ट वर्शिप में, जो डायरेक्ट पूजा करने में जो यूज होते हैं ना, वो सभी एक्टिविटी को हम यजुर्वेद के तहत रखते हैं। ठीक है, वो सभी हम एक्टिविटी को यजुर्वेद के तहत रखते हैं। उसके बाद वर्शिप। ठीक है, उसके बाद आ जाती है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद जो है वो डील करती है मैजिक के साथ। इसे हम लोग वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूला भी कहते हैं। वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ये 4 जो हैं वेद के टाइप। अब इसे हम 4 को हम 3 भाग में समझते हैं, 3 भाग में हम इसे डिवाइड करके समझते हैं। तो पहला जो भाग है उसे हम संहिता कहते हैं, दूसरे भाग को हम ब्राह्मण कहते हैं एंड द थर्ड जो है उसे वेदांत या फिर उपनिषद कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 भाग हो गए। संहिता में क्या होता है? तो संहिता में हम लोग पोइट्री, मंत्र, प्रेयर, इन सभी का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो पोइट्री के फॉर्म में जब हो गई, मंत्र के फॉर्म में हो गई या फिर प्रेयर के फॉर्म में हो गई, तो इसी को हम बोलते हैं संहिता। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 4 जो वेद हैं इसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये जो 4 जो वेद हैं इसे हम राइट डाउन करते हैं
इन तीनों के फॉर्म में, ठीक है। वेदा को हम यहाँ पे पोइट्री के फॉर्म में लिखते हैं, मंत्र के फॉर्म में लिखते हैं एंड प्रेयर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगी संहिता। अब अगर मैं बात करूँ ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण में यहाँ पे हम स्टोरी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इन चारों को हम यहाँ पे स्टोरी के फॉर्म में राइट डाउन करते हैं। और यही जब एक्सट्रीम लेवल पे हो जाए तो यहाँ पे सन्यासी का रूप धारण करके, सन्यासी के रूप में वन में जाके यानी कि फॉरेस्ट में जाके लिखा जाता है, ठीक है। तो वेद जो है फॉरेस्ट फॉरेस्ट में जाके लिखा जाता है एंड इस स्टेज को क्या कहते हैं, इस स्टेज को अरण्यक स्टेज कहते हैं, ठीक है। अरण्यक स्टेज कब होता है, तो ब्राह्मण स्टेज में होता है जहाँ पे फॉरेस्ट में जाके वेद की राइटिंग, वेद को लिखा जाता है या वेद को पढ़ा जाता है, ठीक है। ये जब एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती है तब की मैं बात कर रही हूँ। अब हम बात करेंगे वेदांत की, ठीक है। तो वेदांत जो है वो एंड में है, ठीक है, सबसे लास्ट में होती है। एंड यहाँ पे क्या किया जाता है, तो यहाँ पे फिलोसॉफिकल फॉर्म में लिखा जाता है वेद को, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे वेद का अंत, ठीक है, तो वेदांतिक इसी कारण इसका नाम वेदांत रहा है। ऑल फॉर्म्स ऑफ वेदास आर इंक्लूडेड, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों जो है फॉर्म सभी इंक्लूड करके ये एंड में होता है। तो ये हो गए हमारे 4 वेदास एंड इनके 3 डिविजन्स। अब हम समझेंगे वेदा क्या है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वेदा द एंटायर According to Veda, the entire world is created, originated by Brahma, and all the peoples are part of Brahma, ठीक है। तो यहाँ पे बोलना यह चाह रहा है कि पूरा जो ब्रह्मांड है, ठीक है, पूरा जो ब्रह्मांड है, यह पूरा जो ब्रह्मांड है इसकी जो है रचना ये कौन किए हैं, तो ये किए हैं ब्रह्मा, ठीक है। ब्रह्मा जो है ये क्रिएटर हैं ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। और हम लोग जो हैं छोटे छोटे सोल, जिसे हम ह्यूमन बींग्स के रूप में जानते हैं, जैसे मनुष्य, यह क्या है, तो ये इनके पार्ट्स हैं, ठीक है, इनके ये पार्ट्स हैं। Brahma and human soul are not different. They are all one. Only thing is different is their power. ठीक है। तो यहाँ पे बोलना चाह रहा है यह कि ब्रह्मा जो है ये बड़ा है, यानी कि इसका पावर जो है वो सुप्रीम है, ये सर्वश्रेष्ठ है, और इनका पावर जो है वो क्या है, मोर है। और अगर हम बात करें ह्यूमन सोल की, जो कि छोटे छोटे इसमें बहुत सारे हैं, वो क्या है, ह्यूमन सोल्स क्या हैं, स्मॉल है, ठीक है। इसका पावर जो क्या है, लेस है। हम लोग ब्रह्मा से ही आए हैं और वापस ब्रह्मा में ही चले जाना है हम लोग को, ठीक है। हम बस इनके एक पार्ट हैं जो उनसे निकले हैं और वापस में उनमें ही चले जाना है। तो ये है वेदा फिलोसफी का मेन मूल, मतलब मेन जो आइडियोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, मेन जो इसकी मीनिंग है वो इसी को बोलते हैं। ब्रह्मा इज सुप्रीम पावर एंड ऑल माइटी, वेयर एज सोल और इट्स स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। We, the humans, cannot understand the Brahma, the ultimate truth, because we are surrounded by the cloud of Maya. ठीक है। तो यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है कि हम ब्रह्मा को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा को समझने के लिए हमें जो नॉलेज चाहिए वो हम नॉलेज नहीं गैदर कर पा रहे, क्योंकि जो संसारिक जो वस्तु है, जो भौतिक वस्तु है, उससे हम लोग घिर चुके हैं, ठीक है। हम लोग सत्य क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। सपोज ये एक ब्रह्मा है, ठीक है, मान लीजिए ये ब्रह्मा है, तो यहाँ इसके ऊपर क्लाउड क्लाउड है ना, क्लाउड क्लाउड एक माया की तरह काम करता है, जो मनुष्य को वो सन देखने से रोकता है, ठीक है। तो द क्लाउड इज माया एंड द सन इज ब्रह्मा, ठीक है। और हम जो हैं, वी द पीपल, हम इस सन को नहीं देख पाते हैं, सन को महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बादल रूपी माया जो है वो हमें रियल सन को देखने से रोकती है, ठीक है। तो यही है इसका मेन मीनिंग। हमें इस बादल को हटाने के लिए कुछ योग को प्रैक्टिस करना पड़ता है। ब्राह्मण ने, ब्रह्मा यानी कि योग, वेदांतिक फिलॉसफी में कुछ योग
दिया गया है, ठीक है। उस योगा को हम प्रैक्टिस करके इस क्लाउड जो है ना, माया रूपी क्लाउड, इसको हम हटा के अल्टीमेट ट्रूथ को, अल्टीमेट जो ब्रह्मा है उसको हम समझ सकते हैं, उसको हम पा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला गया है योग, ठीक है, तो यहाँ पे योगा जो है वो 3 तरह का योगा का बात किया गया है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ योगा, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ योगा बोला गया है, जिसमें सबसे पहले जो है वो आता है कर्म योग, ठीक है। कर्म योग, कर्म योग का मतलब क्या होता है? कर्म योग का मतलब होता है कि जब हम कुछ कार्य करके, हम जब कुछ कार्य करके जब गॉड को समझते हैं, गॉड को महसूस करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कर्म योग। नेक्स्ट जो है वो है ज्ञान योग, ठीक है। ज्ञान योग मतलब हम अपनी इंटेलेक्ट पावर, इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं, बुक्स पढ़ के, न्यूज़ पढ़ के, जहाँ से भी हम नॉलेज लेंगे, हम योग करेंगे, नॉलेज के थ्रू हम गॉड को पाते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं योग, ज्ञान ज्ञान योगा, ठीक है। यानी कि हम अपने नॉलेज को, बुद्धि को बढ़ा के उसके बाद गॉड को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है भक्ति योग, ठीक है। भक्ति योगा जो है, यहाँ पे हम लोग गॉड की प्रेयर करके, गॉड का वर्शिप करके यहाँ पे हम गॉड को पाते हैं, ठीक है। तो 3 तरह का जो है, 3 तरह का योग हम लोग कर सकते हैं गॉड को पाने के लिए। माया रूपी क्लाउड, बादल रूपी जो माया हम लोग को रोकता है ट्रुथ को जानने से, उसे हम पाने के लिए, ट्रुथ को पाने के लिए हम यह 3 तरह का योग पालन कर सकते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ठीक है। अब वह जो 3 जो योग की हमने जब ये बात किए थे, यह 3 योग जो अभी हम समझे थे, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, वह 3 योग जो है ना, वो जीवन के 4, यह 4 जो है स्टेजेस, इस स्टेजेस पे हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो स्टेज है वह है ब्रह्मचार्य, ठीक है, ब्रह्मचारी स्टेज। ब्रह्मचारी स्टेज कितने से कितने आयु तक रहता है? ब्रह्मचारी एज जो है वो 1 से लेके 25 वर्ष तक चलती है। और इस वर्ष में क्या होता है? तो इस वर्ष में हम क्या करते हैं? नॉलेज गैदर करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखते हैं, बुद्धि ज्ञान कर पाते हैं, ठीक है। तो यह हो गया ब्रह्मचारी योग। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं गृहस्थी की, गृहस्थी जो है वह 25 से लेके 50 वर्ष तक चलती है। यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे घर संसारिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, यहाँ पे हम लोग मैरिज कर सकते हैं, एंड देन हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। एक बात याद रखना है कि वेदांतिक फिलोसफी जो है, यह एक बैलेंस लाइफ की बात कही गई है, जहाँ पे हम ब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारी लाइफ भी लीड करते हैं, गृहस्थी लाइफ भी लीड करते हैं, और फिर हम वनप्रस्थ भी होते हैं, और देन लास्ट में हम लोग सन्यासी का रूप भी धारण करते हैं। तो एक बैलेंस लाइफ जो होता है वो यहाँ पे कंटिन्यू किया जाता है। उसके बाद आती है वनप्रस्थ, ठीक है। तो वनप्रस्थ जो है वो 50 से लेके 75 आयु तक चलती है, और जो सन्यासी है वो 75 से लेके 100 तक यहाँ पे माना गया है, बट हम यहाँ पे एंड बोल सकते हैं, ठीक है। 100 तक तो लाइफ नहीं चलती है, बट हम 75 से लेके जितना भी हो उतना हम एंड तक मान सकते हैं। तो सन्यासी लाइफ में क्या होती है? तो यहाँ पे वो लोग मोह माया पूरा त्याग देते हैं एकदम, एंड एंड की बात कर रही हूँ मैं, जंगल में चले जाते हैं, वहाँ पे वो सन्यासी करते हैं, मैंने मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 जो योग हैं, ये हम जीवन की इस चार समय जो है, या 4 पार्ट में फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम समझेंगे स्कूल्स ऑफ वेदांता, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्कूल्स ऑफ वेदांता, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्कूल है, ये सेकंड स्कूल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ स्कूल, एंड द फिफ्थ स्कूल, और ये 6th स्कूल, ठीक है। तो ये 6 स्कूल हैं वेदांत का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्कूल है अद्वैता, ठीक है। अद्वैता फिलॉसफी इसे बोला जाता है, या फिर अद्वैता दर्शन भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अद्वैता फिलॉसफी हो गई ये जो है
ये सिर्फ एक गॉड पे बिलीव करते हैं, ये मोनोइज्म है। हम डिटेल में भी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। यहाँ पे मैं बस एक डायग्राम दे के आपको समझा दे रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे और भी डिटेल में समझेंगे। ये जो सेकेंड नंबर का जो है ये है विशिष्ट अद्वैता। ठीक है, तो विशिष्ट अद्वैता में गॉड को विशिष्ट रूप दिया गया है और सोल को लेस पावर बताया गया है। नेक्स्ट जो है वो है द्वैता। ठीक है, द्वैता जो है यहाँ पे गॉड एंड सोल दोनों को ही पावर दिया गया है प्लस शुद्ध। नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर का वो है शुद्ध अद्वैता। शुद्ध अद्वैता हो गया, उसके बाद भेदाभेद हो गए एंड द सिक्स नंबर का जो है वो है द्वैताद्वैत। ठीक है, तो इस तरह से 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं। ठीक है, 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं। हर एक स्कूल का अपना खुद पॉइंट ऑफ व्यू है, दो वो सभी एक ही फिलोसफी जो कि वेदांतिक फिलोसफी है उससे बिलोंग करते हैं, बट उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होने के कारण अलग अलग स्कूल्स हैं। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे। तो पहला जो है अद्वैता। ठीक है, अद्वैता फिलोसफी जो है ये क्या है, ये मोनोइज्म है। ठीक है, दिस इज मोनोइज्म। मोनोइज्म का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ वन गॉड, ठीक है, वन गॉड पे बिलीव करते हैं, ओनली वन गॉड। ठीक है, इनका मानना ये है कि गॉड जो है वो एक हैं। ठीक है, एंड जो ह्यूमन सोल्स जो हैं वो इनके पार्ट हैं। ठीक है, बस एक ही गॉड है एंड ह्यूमन सोल जो है उसके पार्ट हैं। ठीक है, हम लोग गॉड से ही आए हैं एंड वापस मृत्यु के बाद गॉड के पास ही पहुंच जाना है। नो डिफरेंसेस, गॉड एंड सोल में कोई डिफरेंस नहीं है, ये मानना है अद्वैता का। विशिष्ट द्वैता का क्या कहना है, विशिष्ट द्वैता जो है ये बोलते हैं गॉड जो है वो गॉड जो है वो सुप्रीम है। ठीक है, नाम ही से पता चलता है विशिष्ट। ठीक है, गॉड जो है वो सुप्रीम है, उनके पास ज़्यादा पावर है और सोल जो है दो उनके ही पार्ट है बट ये लेस पावरफुल है। ठीक है, इनके पास कुछ स्पेशल पावर है, इनके पास कुछ स्पेशल पावर है और जो सोल है उसके पास लेस पावर है। ठीक है, ये हो गए विशिष्ट द्वैता। ये अब अगर हम बात करें ये ऑपोजिट है। ठीक है, ये अद्वैता के ऑपोजिट हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि गॉड एंड सोल दोनों एक हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि गॉड हो गया सुप्रीम, तो जो सोल है वो लेस पावरफुल है, और यहाँ पे दोनों को एक ही जैसा वैल्यू दिया गया है। सो दिस इज ऑपोजिट टू अद्वैता। ठीक है, अद्वैता। ठीक है, तो अब हो गए द्वैता। द्वैता की अगर मैं बात करूं तो ये डुअलिज्म है। डुअलिज्म, डुअलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे गॉड एक होते हैं एंड सोल एक होते हैं। ठीक है, दोनों को अलग अलग रखा जाता है, तो ये डुअलिज्म है। यहाँ पे बोला गया है कि ब्रह्मांड का जो सृष्टि है गॉड प्लस सोल दोनों मिलके बना गया है। ठीक है, तो ये भी कंप्लीटली ऑपोजिट टू अद्वैता हो गए। तो अब बात करती हूँ मैं शुद्ध अद्वैता की। तो शुद्ध अद्वैता जो है ये बोलते हैं कि गॉड जो है वो बिल्कुल प्योर है, गॉड प्योर है। इनका मानना है कि गॉड जो है वो प्योर है। ब्रह्मा जो है यानी कि गॉड, ब्रह्मा हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड। ठीक है, ब्रह्मा जो है वो सभी कुछ बनाए हैं, चाहे वो जीव हो प्लस जगत हो। ठीक है, तो ब्रह्मा जो है वो जीव एंड जगत दोनों को बनाए हैं। तो इसीलिए शुद्ध अद्वैता का मानना यह है कि ब्रह्मा जो है वो गॉड, ब्रह्मा जो है यानी कि गॉड वो जीव एंड जगत दोनों का ही निर्माता है। ये भी डुअलिस्टिक इन नेचर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीव एंड जगत दोनों का बातें की गई है, तो दिस इज ऑल्सो डुअलिस्टिक इन नेचर। ठीक है, अब है भेदाभेद। तो भेदाभेद का क्या मानना है, भेदाभेद का मानना है कि गॉड एंड सोल में डिफरेंसेस है भी एंड डिफरेंसेस नहीं भी है। ठीक है, इसका मानना है कि सोल एंड गॉड डिफरेंट भी हैं
सॉरी डिफरेंस, डिफरेंस भी है प्लस सिमिलर भी है, ठीक है, भेद भी है और भेद नहीं भी है, इसीलिए भेदा भेद इनका नाम रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हो गया द्वैताद्वैत, ठीक है, ये है नेक्स्ट लास्ट नंबर का जो हमारा स्कूल्स ऑफ फिलोसफी का जो लास्ट एक स्कूल है वो है द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत का मानना ये है, ये किस चीज पे बिलीव करती है, तो ये बिलीव करती है डुअलिस्टिक है, डुअलिज्म पर एंड मोनोइज्म पर। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजों पर बिलीव करती हैं, ये डुअलिज्म भी है एंड मोनोइज्म भी है। इनका मानना ये है कि गॉड जो है वो मोनोइज्म है प्लस डुअलिस्टिक भी है, डुअलिज्म भी है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ से 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी, 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, सॉरी वेदांतिक फिलोसफी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 6 प्रमाण्स ऑफ वेदांत दर्शन। ठीक है, तो ये है 6 प्रमाण्स ऑफ वेदांत दर्शन। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 6 प्रमाण जिससे हम समझ सकते हैं वेदांत दर्शन क्या है। ठीक है, वेदांत दर्शन को जानने के लिए जो प्रमाण, जो प्रूफ, जो जरूरत होती है वो 6 तरह का नॉलेज का जो प्रूफ है। ठीक है, नॉलेज हम कहाँ से ले सकते हैं, तो हम नॉलेज की प्राप्ति इन 6 प्रमाण से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है उसे हम लोग बोलते हैं परसेप्शन, दूसरा जो है उसे हम बोलते हैं कंपैरिजन, थर्ड जो है उसे हम बोलते हैं इन्फेरेंस, फोर्थ को बोलते हैं इम्प्लीकेशन, फिफ्थ को बोलते हैं टेस्टिमनी एंड द सिक्स जो है वो है अनुपलब्धि। ठीक है, अनुपलब्धि या नॉन कॉग्निशन। ठीक है, तो हम इसे हिंदी में समझेंगे अब। तो पहला जो है वह है परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्षा। प्रत्यक्षा किसे कहते हैं, प्रत्यक्षा का मतलब होता है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब कि हम जो नॉलेज सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से हम नॉलेज लेते हैं, जैसे कि आईज, नोज, स्किन, टीथ, स्किन, टंग एंड ईयर्स। ठीक है, तो ये जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इनकी मदद से जो भी हम नॉलेज गैदर करते हैं कॉन्शियसली, उसे ही हम बोलते हैं परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन जो है मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ नॉलेज, प्रूफ ऑफ नॉलेज माना जाता है। वो आप किसी भी फिलोसफी की आप अगर बात कर लें तो परसेप्शन जो यहाँ से हम वैलिड नॉलेज पाते हैं, प्लस ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। ये क्या है, तो ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज माने जाते हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो अगर अब हम बात करें कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन मतलब कि उपमान। तो उपमान का मतलब क्या है कि हम पास्ट नॉलेज को बेस करके क्या करते हैं, न्यू नॉलेज को समझते हैं कंपैरिजन करके। ठीक है, जैसे कि हम कोई स्टोरी पहले जानते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल पे ले सकते हैं, ये बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है। जैसे कि हम जानते हैं कि कहीं पे आग लगी है तो उसका कहीं पे धुआं है तो वो फायर है, फायर होगी वहां पे। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट नॉलेज है, तो इसे हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंपेयर करके, कि अगर हम कहीं पे अब देखेंगे कि फायर हो रही है तो हम समझ जाएंगे कि वहां पे कहीं पे हम देखेंगे स्मोक हो रही है तो हम समझ जाएंगे वहां पे फायर हो रही है या फिर लगने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपैरिजन करके अपनी पास्ट नॉलेज के साथ प्रेजेंट नॉलेज को हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके न्यू नॉलेज को एक्वायर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फेरेंस या अनुमान।
अनुमान या इन्फ्रेंस जो है नेक्स्ट पॉइंट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अनुमान करते हैं, कुछ होने की संभावना जो है, कुछ होने की संभावना यहाँ पे हम देखते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, पिछले किसी नॉलेज के साथ नया नॉलेज को कंपेयर करते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे अनुमान लगाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, क्लाउड अगर है तो क्या होगा, रेन होगा ही होगा, ठीक है। ऐसे हम अनुमान लगा लेते हैं, इफ देयर इज क्लाउड इट मस्ट बी रेनिंग, क्लाउड है तो बारिश होगी ही होगी। ऐसा जो अनुमान हम लगा लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं इन्फरेंस। ये हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इन तीनों की, तो ये तीनों जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ नॉलेज मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी जो है इसे हम बोलते हैं शब्द। शब्द यानी कि अगर हमें कोई कुछ बोलता है, ठीक है, जो चीज़ हम वर्ड्स के थ्रू जब हम कोई चीज़ समझते हैं, या तो वो सुन के हो या तो वो लिख के हो, ठीक है, चाहे वो सुन के हो या फिर वो रिटन फॉर्म में हो या वो वर्बल हो, वोकल हो, हम किसी भी वर्ड का जब इस्तेमाल होता है, कोई शब्द का इस्तेमाल होता है, तब वहाँ पे हम बोल देते हैं कि ये टेस्टिमनी है, ठीक है, ये टेस्टिमनी है। यहाँ पे नाम से ही पता चलती है शब्द, ठीक है। शब्द यानी कि कोई हमें कोई चीज़ इंफॉर्मेशन देता है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या फिर वो अपने मुंह से बोल के दिया हो, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं, वैसे प्रमाण को हम बोलते हैं टेस्टिमनी या शब्द। नेक्स्ट जो है वो इम्प्लीकेशन या अर्थपति, ठीक है। इम्प्लीकेशन या अर्थपति का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है हम पोस्टुलेशन करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे पोस्टुलेशन करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट, कोई एक बहुत ही कॉमन सा एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट बोलता है कि मैं तो सारा दिन नहीं पढ़ता हूँ बट फिर भी मेरा एग्जाम का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, ठीक है। इफ अ स्टूडेंट सेज आई डोंट स्टडी होल डे बट स्टिल माई एग्जाम आर वंडरफुल, तो हम यहाँ पे क्या एक इम्प्लीकेशन करते हैं, हम यहाँ पे क्या अपनी एक खुद की कॉन्सेप्शन क्लियर करते हैं कि ये जरूर नाइट में पढ़ता होगा, ठीक है। इफ अगर वो स्टूडेंट दिन में नहीं पढ़ता है, इसका मतलब कि वो स्टूडेंट रात में पढ़ाई करता है, तभी तो इसका एग्जाम अच्छा हुआ या फिर एग्जाम अच्छा होगा। तो इस तरह से जब हम अनुमान लगा लेते हैं बिना कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस के, ठीक है, बिना कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस के हम जब अनुमान लगाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इम्प्लीकेशन या अर्थपति, ठीक है, अर्थपति, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई एक छोटी सी डिफरेंसेस है, अर्थपति एंड अनुमान, ठीक है। अभी जो हम पढ़े थे अनुमान, इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंसेस है। यहाँ पे हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए थे कि स्टूडेंट जो है वह रात दिन भर नहीं पढ़ता है पर फिर भी उसका एग्जाम जो है वो बहुत ही अच्छा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने मन से लगा लें, अपने मन से एक अनुमान लगाएं कि वह स्टूडेंट रात को पढ़ता होगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो स्टूडेंट रात को पढ़ता ही हो, ठीक है, उसका एग्जाम अच्छा होने के पीछे क्या कारण है, उसके लिए हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं है, हम अपने मन से एक अनुमान लगा लेते हैं। बट अगर हम बात करें अनुमान की, अनुमान जो कि हमने पहले पढ़े हुए हैं, इन्फ्रेंस जिसे हम बोलते हैं, इन्फ्रेंस में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कॉज होता है, जैसे कि क्लाउड का होना, क्लाउड है इसीलिए हम बोल सकते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, ठीक है, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, कि अगर क्लाउड है तो वहाँ पे डेफिनेटली बारिश होगी ही होगी, ठीक है। यहाँ पे एक यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आ जाती है, बट अर्थपति में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होती है, ठीक है। सो इसीलिए अर्थपति जो है इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं होती है कोई भी बात को प्रूव करने की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है नॉन कॉग्निशन या अनुपलब्धि की बात करेंगे, ठीक है। अनुपलब्धि मतलब होती है कोई चीज का नहीं होना, ठीक है, एब्सेंस ऑफ समथिंग, ठीक है, एब्सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे है कोई चीज का नहीं होना, जैसे कि एक टेबल पे जार का नहीं होना, वो बॉटल में पानी का नहीं होना। तो किसी चीज की हम जब अभाव की बात करते हैं, यहाँ पे अभाव का बात होता है,
ठीक है, जब हम बोलते हैं कि कोई चीज़ की कमी है या अभाव है, तो उस जगह पे हम नॉन कॉग्निशन शब्द जो है या अनुपलब्धि जो है उसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये 6 जो हैं, ये 6 जो थे वो सोर्स ऑफ नॉलेज थे, जो अकॉर्डिंग टू वेदांतिक फिलॉसफी सोर्सेस ऑफ नॉलेज क्या होते हैं, प्रूफ ऑफ नॉलेज क्या होते हैं, तो ये 6 प्रूफ ऑफ नॉलेज होते हैं। आई होप आपको वेदांतिक फिलॉसफी समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो, अगर कोई डाउट आपके मन में क्रिएट हो रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एजुकेशन से रिलेटेड इसी तरह के नए नए वीडियोस पाने के लिए। एंड आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन से एजुकेशन टॉपिक में आपको कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैं उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करूँगी एंड डिटेल में वीडियो बनाऊँगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।